सेंट्रल जेल में पति ने फांसी पर लटकने से पहले आखिरी इच्छा में बीवी से सुहागरात की इच्छा जताई और उसकी इच्छा पूरी कर दी गई। जब वह कैदी जेल के अंदर ही बीवी से सुहागरात मनाने लगा तो ऐसा क्या हुआ कि जिसे देखकर पुलिस वालों की चीखें निकल गई। मैंने कमरे में 2 खुफिया कैमरे लगा दिए थे। ये बहुत ही घटिया हरकत थी, मगर मैं अपने से ऊपर मौजूद अफसरों के हाथों मजबूर था और जेलर साहब की इच्छा थी कि मैं उस कमरे में कैमरा लगाऊं जहां अब से कुछ देर के बाद एक कैदी को उसकी बीवी से मुलाकात करवाई जानी थी। मुझे जेलर साहब की ये बात समझ नहीं आ रही थी कि पहले तो वह एक सजाए मौत के कैदी की ऐसी इच्छा मानने को बड़े आराम से राज़ी हो गए थे, जो बहुत ही अजीबोगरीब थी, और फिर उसके बाद उस कमरे में कैमरा लगवाकर तो उन्होंने हद पार कर दी थी। लेकिन जेलर साहब से हर किस्म के काम की उम्मीद की जा सकती थी। वे अक्सर ही रात के वक्त बैठकर शराब पीते पाए जाते थे और उन्हें किसी भी बात का डर नहीं था। शायद उनका ओहदा था जिसकी वजह से उन्हें किसी का भी डर नहीं था, मगर मुझ जैसे इंसान के लिए ये बात बिल्कुल ही नामंजूर थी कि कमरे में कैमरा लगाकर किसी भी पति पत्नी के बीच होने वाले मामले को देखा जाए। कैमरे लगाने के बाद मैं उस कैदी की बैरिक पर पहुंच गया जहां वह अकेला बैठा था। मैं जब भी उसका चेहरा देखता तो मुझे अजीब सा एहसास होता। 2 दिन के बाद उसे सजाए मौत होने वाली थी और उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे उसने कत्ल नहीं किया हो बल्कि कोई अच्छा काम किया हो। उसके चेहरे पर मौत का डर बिल्कुल भी नहीं था और ना ही अपने किए पर कोई पछतावा। अभी भी वह बहुत सुकून से बैठा था। मैं उसके पास जाकर पंजों के बल बैठा और उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे पूछा, क्यों भाई कैदी नंबर 417, तुम्हें मौत का डर नहीं है? हद है, तुम तो मरने से पहले भी अपनी बीवी के साथ सुहागरात मनाना चाहते हो। मेरी मानो तो अपनी इस इच्छा से पीछे हट जाओ और ऊपर वाले को याद करो। मेरी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस उसके चेहरे को पढ़ता वहाँ से खड़ा हो गया। मैंने आज तक ऐसा सुकून किसी भी चेहरे पर नहीं देखा था। बस यही बात मुझे बार बार ताज्जुब कर रही थी। मौत को सामने देखकर भी वह कैसे चैन से रह सकता है। मैं नहीं चाहता था कि उसकी बीवी और वो उस कमरे में जाएं, लेकिन ये सब मेरे हाथ में नहीं था। उस कैदी की उम्र बस 30 साल थी। उसने अपने जिगरी यार का कत्ल किया था और उसी की मौत के जुर्म में वह यहाँ तक पहुँचा था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि यह कत्ल उसने क्यों किया था, यह बात कोई नहीं जानना चाहता था। ना ही उसने कोई वजह बयान की थी, बल्कि उसने खुद पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी थी और इस बात का खुलासा भी किया था कि वह कातिल है। लेकिन जब उससे कत्ल की वजह पूछी गई तो उसने अपनी ज़बान पर ताला लगा लिया। अदालत में भी उसने खुद स्वीकार किया कि वह कातिल है, मगर कत्ल की वजह तब भी नहीं बताई थी। और चूंकि उसने जुर्म खुद कबूल किया था, इसीलिए उसे सजाए मौत दे दी गई। उसकी बीवी से भी इस मामले पर काफ़ी पूछताछ की गई थी, लेकिन उसने साफ इनकार करते हुए यही कहा था कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है। उसका पति कुलदीप और उसका दोस्त जसवीर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब थे और उनके बीच कोई ऐसा झगड़ा नहीं था जिसकी वजह से उसका पति यह कत्ल करता। थोड़ी ही देर के बाद मुझे वायरलेस पर सूचना मिली कि कैदी नंबर 417 की बीवी आ गई है। यह सुनकर मैं कुछ परेशान हो गया। दरअसल मेरी परेशानी की वजह वो कैमरे थे। मेरी नज़र में ये बात बहुत ही घटिया थी कि जेलर साहब उन कैमरों की मदद से पति पत्नी के बीच होने वाले मंजर को देखेंगे। लेकिन मैं नौकरी के हाथों मजबूर था। इस नौकरी को हासिल करने के लिए मैंने 5 लाख रिश्वत खिलाई थी और अब जब यह सरकारी नौकरी मुझे मिल गई थी तो मुझे बस वही सब कुछ करना था जो बड़े अफसर मुझसे चाहते थे। अगर मैं उनके खिलाफ कुछ भी करता तो या तो मेरा ट्रांसफ़र हो जाता या फिर नौकरी ही ख़त्म हो जाती। बस इसीलिए मैंने उस वक्त भी अपने मुंह पर ताला लगा लिया था। जेलर साहब के हुक्म पर मैं इस कैदी की बीवी को उस कमरे में पहुंचा आया। उसकी बीवी बहुत ही जवान और खूबसूरत थी, मगर उसने खुद को घूंघट से छुपा रखा था। एक बार पल्लू छूटने पर ही मैंने उसका चेहरा देखा था। शायद वह पर्देदार थी। मैं सोच रहा था कि अगर जेलर साहब की नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ी तो यकीनन उनकी नीयत ख़राब हो जाएगी। वे औरतों के बड़े शौकीन थे
और अक्सर ही रात को उनके कमरे में औरतों को लाया जाता था और वहाँ क्या होता था यह बात बिना देखे भी मुझे मालूम थी। जेलर साहब के हुक्म पर कैदी नंबर 417 को उस कमरे में भेज दिया गया और भेजने से पहले उन दोनों पति पत्नी की पूरी तलाशी ले ली गई थी ताकि कुछ गलत ना हो सके। आज तक कभी किसी कैदी ने ऐसी अनोखी इच्छा का इजहार नहीं किया था, इसीलिए यह जेल में पहली बार हो रहा था और इस बात को गुप्त ही रखा गया था। जेलर साहब ने ना ही किसी से इजाज़त ली थी और ना ही इस बात को किसी के सामने बयान किया था और यह बात मुझे बाद में पता चली कि उन्होंने इस इच्छा को रद्द करने के बजाय पूरा करना क्यों ज़रूरी समझा। 2 पहरेदार उस कमरे के बाहर तैनात थे। कमरे के दरवाजे पर कोई लॉक या कुंडी मौजूद नहीं थी। उन दोनों को उस कमरे में छोड़ने के बाद मैं जेलर साहब के पास उनके कमरे में पहुंचा तो वे लैपटॉप खोलकर बैठे थे। उन्होंने मुझे भी अपने साथ बैठने का इशारा किया। मेरी उनसे काफ़ी ज़्यादा बातचीत थी। वे मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। कहने लगे, आओ हम भी थोड़े मज़े करते हैं। और ये सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया और मैंने कहा कि नहीं साहब, मैं जेल का राउंड लगा लेता हूँ, आप बैठिए। लेकिन वे न माने और कहने लगे, तुम भी मेरे साथ बैठ जाओ। मरने से पहले उस कैदी की अजीबो गरीब इच्छा ने मुझे मजबूर किया कि मैं देखूं तो सही आखिर उसकी बीवी में ऐसा क्या है जो उसे मौत के वक्त अपनी बीवी से सुहागरात करने की इच्छा जागी है। कुछ तो ऐसा होगा ना जो मरने से पहले भी उसे अपनी बीवी का साथ चाहिए। उसके मरने के बाद उसकी बीवी विधवा हो जाएगी। बेचारी गरीब औरत है, हम ही इसके खाने पीने का कुछ इंतज़ाम करेंगे। ये कहकर वे बहुत ज़ोर से हंसे थे और उनकी हंसी में मौजूद मक्कारी और कमीनगी मुझे साफ दिखाई दे गई। मैं जान गया था कि उनकी नीयत में कौन सी फितरत है जिसने उन्हें ये कैमरे लगवाने पर मजबूर किया है और जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी अनोखी इच्छा को पूरा किया है। वो इस वीडियो की मदद से बाद में उस औरत को ब्लैकमेल करके बड़े आराम से अपने गंदे मकसद हासिल कर सकते थे। और ये बात समझ में आते ही मुझे अपने आप से घिन आने लगी कि मैंने उनके कहने पर कैमरे क्यों लगाए। एक इज्जतदार औरत सारी ज़िंदगी उनके पैरों में रोने वाली थी। मैं खुद शादीशुदा था, इसलिए शायद हर बात को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था। जेलर साहब ने ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ बिठाया। स्क्रीन पर उस कमरे के अंदर का मंजर नज़र आने लगा। बहुत हाई क्वालिटी के कैमरे थे, वॉइस का ऑप्शन भी मौजूद था और उस कमरे में होने वाली हर बात भी हमें साफ साफ दिखाई दे रही थी। जेलर साहब की नज़र स्क्रीन पर जम गई। मैं कभी स्क्रीन पर नज़र डालता तो कभी शर्मिंदगी से सर झुका लेता। उस कैदी ने अपनी बीवी को हाथ पकड़कर बिस्तर पर बिठाया था और उसके पल्लू को चेहरे से हटा दिया था। स्क्रीन पर उसकी बीवी का चेहरा नज़र आते ही जेलर साहब अपनी गंदी ज़बान से उस औरत की खूबसूरती की तारीफ़ कर रहे थे और फिर स्पीकर से आती आवाज़ ने हम दोनों को ही चौंका कर रख दिया। वे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। मेरी नज़र भी स्क्रीन पर जम गई और फिर जो मंज़र हमने देखा, हमारी चीखें निकल गई। उस कैदी की बीवी ने सुहागरात के दौरान ऐसी हरकत की जो शायद कोई भी औरत नहीं कर सकती। वो तो अपने पति से भी ज़्यादा ताकतवर निकली और देखते ही देखते उसने अपने पति को अब समझ में आया था कि उसके पति ने आखिरी इच्छा में अपनी बीवी के साथ इस तरह की इच्छा जाहिर क्यों की। जेलर साहब फ़ौरन उस कमरे की तरफ दौड़ पड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे भागा और जब हम कमरे में दाखिल हुए तो वह कैदी बिस्तर पर पड़ा था और उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी और उसकी बीवी ने जल्दी से चेहरा छुपा लिया था। जेलर साहब ने आओ देखा न ताओ उस औरत का हाथ पकड़ा और खींचते हुए कमरे में ले आए और मैं उस कैदी के पास खड़ा रह गया। वह चीखते हुए मुझसे पूछ रहा था कि उसकी बीवी को क्यों ले जाया जा रहा है, लेकिन मैं उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि मैं जानता था कि अब जेलर साहब उस औरत के साथ ऐसा सलूक करेंगे
जो कुछ उस औरत ने अपने पति के साथ किया था, उसके बाद तो जेलर साहब उसे किसी भी सूरत में बख्शने वाले नहीं थे। मैंने उस कैदी को बैठने का इशारा किया और खुद भी उसके सामने बैठ गया, और यह पहली बार था जब मैंने उसकी आवाज़ सही तरह से सुनी थी, वरना वो कभी बात ही नहीं करता था। मैंने उससे कहा कि अपने बारे में सब कुछ सच सच बताओ, और तुमने ये गुनाह क्यों किया यह भी बता दो। उसने फिर खामोशी से सिर झुका लिया। तो मैंने उससे सख्ती से कहा, जो कुछ इस कमरे में तुम दोनों पति पत्नी के बीच हुआ है वह सब कैमरे में रिकॉर्ड है। अगर तुम अपने जुर्म की वजह नहीं बताओगे तो यह रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने पेश कर दी जाएगी। तुम्हारी बीवी की इज्जत है, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे वह वजह बता दो जिसकी वजह से तुम यहाँ हो, और यह बात भी बताओ कि तुमने क्यों आखिरी इच्छा के तौर पर अपनी बीवी को यहाँ बुलाया। रिकॉर्डिंग वाली बात सुनकर उस कैदी के चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी पैदा हुई थी, और फिर उसने धीरे धीरे हर बात बतानी शुरू कर दी। उसका नाम कुलदीप था। बचपन से ही उसकी और जसवीर की बड़ी गहरी दोस्ती थी। उसके लिए उसका दोस्त उसकी ज़िंदगी था, और अपने दोस्त के बगैर वह कभी कोई कदम नहीं उठाता था। दोनों दोस्तों ने ना सिर्फ शिक्षा एक साथ हासिल की, बल्कि एक ही कंपनी में नौकरी भी करने लगी। नौकरी कुछ बेहतर हुई तो घर वालों ने शादी के बारे में बात की, और फिर उनके माँ बाप ने अपनी पसंद से ही उनके लिए एक लड़की का इंतजाम कर लिया। और इस तरह कुलदीप की ज़िंदगी में उसकी बीवी रश्मि आ गई। खूब धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई, और उसकी शादी पर अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश था तो वह उसका दोस्त जसवीर था। रश्मि अपने साथ अपनी अच्छी किस्मत भी लेकर आई, और कुलदीप का प्रमोशन हो गया। जसवीर उसी जगह पर रह गया जहां वह पहले था, क्योंकि जसवीर का ध्यान नौकरी से कहीं ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर था। शायद इसीलिए वह तरक्की भी नहीं कर सका। कुलदीप की माँ दूसरे शहर बड़े बेटे के पास चली गई। यहाँ कुलदीप और उसकी बीवी रश्मि रह गए थे, और नौकरी पर ज़्यादा देर होने की वजह से कुलदीप को अपने घर के छोटे मोटे कामों की दिक्कत होने लगी। क्योंकि जसवीर की प्रमोशन नहीं हुई थी, इसलिए उस पर दफ्तरी कामों का दबाव भी ज़्यादा नहीं था। इसलिए कुलदीप अपने घर के कामकाज उससे कहता। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन फिर रश्मि का रवैया धीरे धीरे बदल गया। वो हर वक्त परेशान नजर आती, कुलदीप से बात करने से भी कतराती। उन दोनों के बीच अजीब सी दूरी पैदा हो गई थी, और घर में खामोशी रहने लगी थी। कुलदीप इस बात को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था कि रश्मि किसी बात से परेशान है, लेकिन उसके पूछने पर भी रश्मि ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। और फिर एक दिन जब कुलदीप ने सख्ती से रश्मि से पूछा कि क्या दिक्कत है, तो उसने ऐसी बात कही जो कुलदीप ने कभी सोची भी नहीं थी। तो उसने बताया जसवीर उस पर बुरी नज़र रखता है और उसे परेशान करता है। और यह सुनकर कुलदीप गुस्से में आ गया। उसे अपनी बीवी बहुत प्यारी थी, लेकिन साथ ही जसवीर की दोस्ती पर भी पूरा भरोसा था। वह कहने लगा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन रश्मि का कहना था कि उसने खुद इस बात को कहा है। कुलदीप को रश्मि की बात पर हरगिज़ भी यकीन नहीं आ रहा था, और फिर उसने अगले ही दिन जसवीर को कुछ पैसे देकर कुछ खरीदने को कह दिया, जो उसे ऑफिस से वापसी में खरीदते हुए रश्मि के घर पहुंचाना था। जसवीर खुशी खुशी पैसे लेकर निकल गया, तो कुलदीप के दिल में यह बात आई कि उसे भी पीछे जाकर देखना चाहिए कि रश्मि ठीक कह रही है या फिर उसे कोई गलतफहमी हुई है। जसवीर के पीछे जब कुलदीप घर पहुंचा तो उसके होश हवास ठिकाने आ गए। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर ही रुक गया। जसवीर और उसकी बीवी ड्राइंग रूम में बात कर रहे थे, और उन दोनों की बातों ने कुलदीप को हक्का बक्का कर दिया था। वो कह रही थी कि बस जसवीर, बहुत हो गया, अब तुम अपनी हद में रहो। और जसवीर उससे कह रहा था कि अगर रश्मि ने उसकी बात ना मानी तो वह जबरदस्ती अपनी हद पार कर लेगा। अब सच सामने था। रश्मि जो कुछ कह रही थी वह सब कुछ सच था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन दोनों के सामने जाता।
जिस दोस्त पर उसे बहुत मान था, उस पर भरोसा करके वह उसे अपने घर भेजा करता था, उसी दोस्त ने उसकी पीठ पर खंजर घोंपा था। वो उल्टे कदमों घर से बाहर निकल गया। इस बात को 2 दिन गुजर गए थे और कुलदीप के दिल में एक आग सी जल रही थी। उसने अपनी बीवी रश्मि को रहने के लिए मायके भेजा और खुद ऑफिस से वापसी में जसवीर को अपने साथ घर ले आया। वह जसवीर से जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब यही बात उसने अपने दोस्त से पूछी तो उसके दोस्त ने जो कुछ उससे कहा वह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसके दोस्त ने कहा कि रश्मि के पहले भी कई लड़कों के साथ चक्कर थे, उसका चाल चलन ठीक नहीं है। यह सुनकर कुलदीप गुस्से में आ गया। उसने अपने दोस्त को मारना शुरू कर दिया। उसने भी पलटकर हाथ उठाया तो कुलदीप ने गुस्से में वहीं रखी फ्रूट काटने वाली छुरी उठाकर उस पर वार किया और यह सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सीधे उसके हाथ की नस कट गई। कुछ ही देर में उसके दोस्त ने उसी कमरे में दम तोड़ दिया और जब कुलदीप को होश आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने खुद ही पुलिस को फ़ोन करके खबर दी, क्योंकि वो कोई मुजरिम नहीं था। वो खुद भी सदमे में था कि उसने यह क्या किया है और फिर कुलदीप ने खुद ही अपना गुनाह स्वीकार करते हुए अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। 2 साल केस चलने के बाद कुलदीप को सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मौत की सज़ा सुनने के बाद भी उसकी आंखों से कोई आंसू नहीं गिरा था। वह बिल्कुल खामोश था। एक बार उससे जेल में मुलाकात करने के लिए उसकी बीवी आई थी, लेकिन बहुत ही सरसरी सी मुलाकात थी। और फिर कैदी ने मरने से पहले अपनी बीवी से सुहाग रात की इच्छा का इजहार कर दिया। मुझे और जेलर साहब को लगा था कि शायद वह अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और इसीलिए उससे आखिरी बार मिलना चाहता था। लेकिन स्क्रीन पर नज़र आने वाले मंजर तो कुछ और ही बयान कर रहे थे। जब उसकी बीवी उससे मिलने के लिए आई, उसने उसे अपने सामने बिठाया और उसे कहने लगा कि तुम्हारा सच मुझे पता चल गया है। मैं जान गया हूँ कि गुनहगार मेरा दोस्त नहीं बल्कि तुम थी। यह कहकर उसने अपनी बीवी के कपड़े को उसके वजूद से खींचा और कहने लगा, तुम्हें खुद की इज्जत उछालने का बहुत शौक है ना, आज मैं तुम्हारी इज्जत लूटूंगा। और यह सुनते ही उसकी बीवी बोल पड़ी कि कल तुम्हें सजाए मौत होने वाली है और तुम चाहकर भी अब खुद को बचा नहीं सकते। अगर तुम मेरे साथ यहाँ कुछ गलत करोगे तो तुम्हें फिर भी कुछ भी हासिल नहीं होगा। यह सच है कि मुझे तुमसे ज़्यादा तुम्हारा दोस्त पसंद आ गया था, इसीलिए मैं उसे अपनी तरफ बुलाने लगी थी। वह हर बार तुम्हारी दोस्ती को बीच में ले आता और यही कहता कि तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। वह तो तुम्हें मेरा सच बताना चाहता था। वह जानता था कि मेरे कई लड़कों के साथ संबंध हैं और इसीलिए मैंने डर के मारे तुम्हारे दिल में उसके लिए गलत बातें डालना शुरू कर दिया, ताकि अगर वह कभी तुम्हें कुछ कहे भी तो तुम यकीन ना करो। मैं चाहती थी कि तुम उससे दूर रहो और मेरा सच पता ना चले, और जब तुम दोनों की दोस्ती में दूरी आती तो मेरे लिए जसवीर को हासिल करना आसान हो जाता। यह सुनते ही कुलदीप ने उस पर हमला किया था और बदले में रश्मि ने भी उससे भी ज़्यादा ताकत से उसे धक्का देकर मारना शुरू कर दिया। वह कुलदीप से भी ज़्यादा ताकतवर निकली थी और यही सब कुछ सुनने और देखने के बाद मैं और जेलर साहब भागते हुए उस कमरे में आए थे और अब सही तरह से मुझे सारा पता चल गया। मैंने फिर पूछा, लेकिन अपनी बीवी को तुमने यहाँ क्यों बुलाया था? यह सुनकर कुलदीप कहने लगा कि उस वक्त तो जज्बात में आकर मैंने दोस्त का कत्ल कर दिया था, लेकिन फिर जब मेरी बीवी मुझे यहाँ मिलने आई तो उसकी बातों से मुझे एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं वही गलत है। मैंने किसी को भी मेरे दोस्त की मौत के पीछे की वजह नहीं बताई कि मेरी बीवी की इज्जत खराब होगी, लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि मेरी बीवी ठीक नहीं है और फिर मेरे दिल में ये बात बैठ गई कि मैं मरने से पहले सच्चाई ज़रूर जानूं। इसीलिए मैंने उसे बुलवाने के लिए बोला, लेकिन अगर वह मेरे सामने आकर अपना सच ना भी स्वीकार करती तो भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए मैंने सुहाग रात की बात की, क्योंकि इतने दिनों से मैं जेलर की फितरत अच्छी तरह से समझ गया था। मैं जानता था कि वह हम दोनों पति पत्नी को देखने के लिए यहाँ
कैमरे ज़रूर लगवाएंगे और इसी तरह मेरा सच कैमरों में रिकॉर्ड हो जाएगा। और मेरा यकीन बिल्कुल सही साबित हुआ। मैं जानता हूँ कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं और हर बात कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। वह कहने लगा, मुझे सजाए मौत से नहीं बचना। मुझे अफसोस है कि मैंने अपने बचपन के दोस्त की बात पर यकीन नहीं किया। मेरी वजह से वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन अब मैं यह चाहता हूँ कि मेरी बीवी को भी उसके गुनाह की सज़ा मिले। वही थी जिसने हम दोनों के बीच नफ़रत का बीज बोया था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। वह बहुत ही ज़्यादा चालाक था। जेलर की फितरत को भांपकर उसने ये सारा खेल खेला था और वह कामयाब भी हो गया था। उसकी बीवी का असल चेहरा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था और अब उसकी बीवी को भी सज़ा दी जा सकती थी। लेकिन यह सब कुछ जेलर के हाथों में था। मैंने कैदी नंबर 417 को वापस उसकी बैरिक में भेज दिया। अगले दिन उसे सजाए मौत होनी थी। मैं वापस जेलर साहब के कमरे में पहुंचा तो उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं जानता था कि वह इतनी आसानी से अब उस औरत को नहीं छोड़ेंगे। मैं खामोशी से वहाँ से हटकर जेल के राउंड पर निकल गया और सोच रहा था कि एक औरत कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर सकती है। अब तक रश्मि ने न जाने कितने लड़कों की ज़िंदगी ख़राब की थी और आखिर में उसने अपने पति को ही सजाए मौत की दहलीज पर पहुँचा दिया था। यह सब कुछ करने के बाद वह खुद भी नहीं बच सकी। पता नहीं अब जेलर साहब कब तक उसे का निशाना बनाने वाले थे। शायद वह भी यहाँ आने वाली औरतों की लिस्ट में शामिल होने वाली थी। इस जेल में नौकरी करते हुए मैंने एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ ली थी कि ज़्यादातर जुर्म जज्बात में आकर और सच जाने बगैर ही किए जाते हैं। इसीलिए मैं यह बात कहना ज़रूर चाहूँगा कि कोई भी कदम उठाने से पहले इंसान को एक बार सच्चाई ज़रूर जाननी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।